हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो वेलकम टू आवर सीरीज ऑफ ऐसे। सो आई होप कि आपने पहले के 3 लेक्चर्स देख लिए होंगे। ओरिएंटेशन सेशन वाला, लेक्चर नंबर 2 अबाउट हाउ टू चूज़ योर एसे एंड हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म एंड 10 टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन्स। एंड आई होप कि आपने लास्ट जो बॉडी का हमारा लेक्चर था वो भी देख लिया होगा। क्योंकि जिसमें बेस का हमने जो आपका जो बॉडी का बेस है, उसमें हमने बिल्ड करने की कोशिश की है, जिसमें आपको बॉडी में समझ आए कि आपको किस तरीके से जो है बॉडी में मूव करना है। आंसर में आप किस तरीके से अपने इंट्रोडक्शन से बॉडी में मूव करोगे, है ना? बॉडी पार्ट में किस तरीके से मूव करोगे, किस तरीके से उसमें आपके पैराग्राफ्स डिज़ाइन होंगे, है ना? कितने पैराग्राफ्स लिखने हैं, है ना? इस टाइप की चीज़ें। और आप हर पैराग्राफ को यूनिक कैसे बना सकते हो, है ना? किस तरीके से आपको कंटेंट जो है आइडेंटिफ़ाई करना है ना? इंटेंट कैसे दिखाना है, इंटेलेक्चुअल डेप्थ कैसे दिखानी है, वो सब चीज़ें हमने सेकंड लेक्चर में देखी थी। ओह! सॉरी, थर्ड लेक्चर में देखी थी। तो आज हम अपना फोर्थ लेक्चर जो है देखने वाले हैं, जिसमें हम बॉडी पार्ट्स में जो भी हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो देखेंगे। उसके बाद हम कनेक्टर्स देखेंगे। कनेक्टर्स मतलब ये कि जब मैं एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में मूव कर रहा हूँ, तो क्या ट्रांज़िशन मेरा स्मूथ है या फिर रफ़ ट्रांज़िशन है। है ना? रफ़ ट्रांज़िशन का मतलब क्या होता है कि मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पर लिखा कि पैराग्राफ यहाँ पर मैंने लिखा आपका, यहाँ पे मैंने सोशल इश्यूज़ की बात की कि आपकी डेमोक्रेसी में जो ट्रू डेमोक्रेसी है, वो सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करती है। अब मैं नेक्स्ट पैराग्राफ लिख रहा हूँ कि ये एनवायरमेंटल इश्यूज़ को एड्रेस करती है। और फिर मैं नेक्स्ट पैराग्राफ लिख रहा हूँ कि डेमोक्रेसी इज़ अ थ्रेट टू सोशल इश्यूज़ या फिर सोसाइटी। अब इसमें कहीं भी कोहेरेंस नहीं दिख रही है मुझे, है ना? तो इसलिए हम देखेंगे कि कनेक्टर्स को किस तरीके से यूज़ करना है ना? 15 टाइप ऑफ कनेक्टर्स हैं हमारे पास, उसकी मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा, जिसमें आपको समझ आएगा कि 15 कनेक्टर्स कौन से होते हैं, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में मूव करने के लिए, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में मूव करने के लिए, किस टाइप के कनेक्टर्स को यूज़ किया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, मैं लास्ट लेक्चर में आपको बताया था मैंने कि किस तरीके से हम जो है एकदम डीप में, नैरो में जाके डिस्कशन करेंगे, है ना? पहले जैसे हमने डिस्कशन किया था कि जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ बॉडी में ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, वो पेस्टल अप्रोच है ना? पेस्टल अप्रोच। अब पेस्टल अप्रोच में पॉलिटी में किस तरीके से सोचना है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटी में आप सोचोगे किस तरीके से। सबसे पहले आप सोचोगे केस लॉज़ के बारे में, है ना? केस लॉज़ के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता हो। अगर आप प्राइवेसी लिख रहे हो, राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट्स, तो आपको थोड़ा-सा एक आइडिया हो कि पुत्ता स्वामी जो जजमेंट थी, उसके बारे में थोड़ा-सा आपको आइडिया होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 2018 का एक केस है। तो अगर आप प्राइवेसी को कोट कर रहे हो अपने एसे में, तो आप उसको बैक करिए केस लॉज़ के साथ, जिससे आपका आर्गुमेंट थोड़ा-सा ऑथेंटिक लगेगा, है ना? ऑथेंटिक लगेगा, तो आपको मार्क्स रिवॉर्ड किए जाएँगे, है ना? आप पॉलिटी में केस लॉज़ को लिखिए। फिर आप एक डायमेंशन खोल सकते हैं कि ये एग्ज़ीक्यूटिव है या लेजिस्लेचर है, जुडिशियल विंग है ना? ये आप और नैरो जा रहे हैं पॉलिटी में। केवल आप पॉलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, पॉलिटी में आप नैरो जा रहे हैं। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं एग्ज़ामिनर को कि यू ओनली don't know that we are writing a polity based sphere a political dimension here. I'm also aware about the details and I have that kind of maturity or intellectual depth and I can go much deeper. तो इस तरीके से आपको जो है अपने पॉलिटी के मैच्योरिटी को दिखाना है कि आप जो है जुडिशरी की भी बात करेंगे, आप जो है पार्लियामेंट की बात करेंगे, आप फेडरलिज्म की बात करेंगे, आप डेमोक्रेसी की बात करेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, आप ड्यूटीज़ की बात करेंगे, आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात करेंगे, एक्ट्स की बात करेंगे, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी बात करेंगे, आप सेपरेशन ऑफ पावर की बात करेंगे, है ना? ये क्वेश्चन अगर आपका पॉलिटिकल डायमेंशन से आ रहा है, तो आपके ये डायमेंशन उसमें आने चाहिए। है ना? ये आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज देता है ना? कि अगर पॉलिटी का कोई ऐसे आ रहा है, जो कि 100% है, पॉलिटी का ऐसे तो आना ही है ना? तो सेक्शन ए में से एक ऐसे आपका पॉलिटी का रहेगा। तो पॉलिटी का पहला ऐसे तो शायद आपका लिटरेचर से रहता है, दूसरा ऐसे मेरे हिसाब से पॉलिटी का होता है सेक्शन ए से। तो उसमें आपको ये सब चीज़ें आपको डायमेंशन ढूँढने हैं, है ना? अगर आप ये डायमेंशंस उसमें लिख दोगे, तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलेगी। आप फंड्स के बारे में बताइए, फाइनेंशियल्स के बारे में बताइए, फंक्शनरीज़ के बारे में बताइए, जब आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, है ना? अगर वो पूछते हैं कि व्हाट आर दी लिमिटेशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब मैं सीधे लिमिटेशंस लिखने लग जाऊँ कि जो है वहाँ पर आपकी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वहाँ पर पंचपति की प्रॉब्लम
है ना? पंचपति की प्रॉब्लम है, इलेक्शंस जो है टाइम पे नहीं होते हैं वगैरह-वगैरह। तो ये थोड़ा हैफ़ज़ार्ड लगेगा, ऑर्गनाइज़्ड नहीं लगेगा, फ्लो में नहीं लगेगा, है ना? अब यही फ्लो बनाने के लिए मैं लिखूँगा डायमेंशन में। मैं लिखूँगा कि लिमिटेशन जो है फंड से रिलेटेड क्या लिमिटेशंस है। फंड से रिलेटेड ये लिमिटेशन है पहली तो कि ये डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट किस पर हैं? या तो सेंट्रल की फंडिंग पे या फिर स्टेट की फंडिंग पे, है ना? या तो आपको फाइनेंस कमीशन फंड कर दे, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया या फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन फंड कर दे। आप इनकी जो है एड पे डिपेंडेंट है। इस तरीके से आपके पॉइंट्स एकदम नैरो होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए, आर्गुमेंटेटिव होने चाहिए, है ना? तभी आपके जो है मार्क्स रिवॉर्ड करेगा यूपीपीसीएस। तो ये आपको याद रखना है। अब सेकंड आप चैलेंज बताएँगे फंक्शन से रिलेटेड कि फंक्शन से रिलेटेड क्या-क्या चैलेंजेस हैं? जो 11th शेड्यूल है आपका, उसमें जो फंक्शंस दे रखे हैं, क्या वो फंक्शंस रियलिटी में डिवोल्यूट हुए हैं? उनका डिवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है? ये भी तो मुझे पता होना चाहिए। तभी तो मैं उस आंसर को वैल्यू एनरिच्ड कर पाऊँगा, तभी तो मैं मार्क्स ज़्यादा ले पाऊँगा दूसरे लोगों से। तो ये सब चीज़ है। इतनी बेसिक-बेसिक चीज़ें आपको अगर मुझे इतना समझ आ रहा है ना कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में मुझे फंड्स की बात करनी है, फंक्शंस की बात करनी है और फंक्शनरीज़ की बात करनी है। तो मैं ईज़िली कोई भी आंसर लिख लूँगा, क्योंकि अगर आप मेंस लिख रहे हो तो आपको थोड़ा-सा आइडिया रहता है ना? तो आप जब ये सब पॉइंट्स आपको अगर मिल गए एक बार, तो आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ऐसे बहुत शानदार लिख दोगे। क्योंकि फंड्स में भी आप लिख दोगे क्या चैलेंजेज़ हैं, क्या वे फॉरवर्ड है। आप फंक्शनरीज़ में भी लिख दोगे चैलेंजेज़ एंड वे फॉरवर्ड, फंक्शंस में भी लिख दोगे चैलेंजेज़ एंड वे फॉरवर्ड। आपके ये 6 पेजेज़ हो गए, 6 पेजेज़ तो यही हो गए आपके, ठीक है? 1 पेज आपका इंट्रो का हो जाएगा और 1 पेज आपका हो जाएगा कंक्लूज़न का। और आपका ऐसे जो है 700 वर्ड्स का कंप्लीट हो गया, है ना? जिसमें 500 वर्ड्स आपके हो गए इधर और 200 वर्ड्स हो गए आपके इधर। आपका काम सॉर्टेड है। इसी तरीके से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन बी में आपका ऐसे आएगा, उसको किस तरीके से आपको करना है, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन्स आते हैं। जैसे हमने देखा स्पेस, टेक्नोलॉजी एंड इंडिया। अब इसमें क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी इंडिया ने क्या ग्रोथ की है स्पेस टेक्नोलॉजी में? क्या जो है सेक्टर्स कौन से हैं जिनको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला है स्पेस टेक्नोलॉजी से? क्या लिमिटेशंस हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की? है ना? और क्या उसका वे फॉरवर्ड है? या तो आप इसमें स्वॉट लगा दीजिए या फिर आप डिफरेंट एप्लीकेशंस भी लगा सकते हैं, जो भी डिफरेंट सेक्टर्स में इसकी एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर स्पेस की बात करें, अगर स्पेस टेक की बात कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर में क्या एडवांटेज है इसका? एग्रीकल्चर में क्या एप्लीकेशन है? क्रॉप्स को कैसे इसका जो है बेनिफिट होगा? फर्टिलाइजर्स में कैसे बेनिफिट होगा? है ना? किस तरीके से आप जीआईएस का यूज़ कर सकते हो, जीपीएस का यूज़ कर सकते हो, नाविक का यूज़ कर सकते हो, है ना? आपको कैसे जो है मीटियोरोलॉजिकल जो आपका डिपार्टमेंट है, वो किस तरीके से अपनी वेदर फोरकास्ट को इम्प्रूव कर सकता है स्पेस टेक को यूज़ करके, जिससे एग्रीकल्चर को बेनिफिट हो जाए। ये भी आपको याद रखना है। सेकंड, इंडस्ट्रीज़ को क्या फ़ायदा होगा? स्पेस टेक से इंडस्ट्रीज़ को क्या फ़ायदा होगा? पहले तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ कौन-सी? स्पेस इंडस्ट्रियल ग्रोथ, है ना? स्पेस में जो प्राइवेट सेक्टर है या फिर जो प्लेयर्स हैं, उनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा, ये एक प्रॉफिट हो गया। हेल्थ में क्या बेनिफिट होगा? हेल्थ में आपने एक सुना होगा टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन का मतलब ये है कि आप कहीं और बैठे हैं और डॉक्टर्स आपका ट्रीटमेंट कहीं और जो है रिमोट लोकेशन से कर रहे हैं, रिमोटली ट्रीटमेंट। इसको जो है आप हेल्थ में यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। स्पेस का यूज़ यहाँ हो सकता है। एजुकेशन में डिजिटल एजुकेशन, एआर, वीआर, है ना? इस तरीके की टेक्नोलॉजी। गवर्नेंस में ब्लॉकचेन, एआई टेक्नोलॉजी का या फिर साइंस एंड टेक का यहाँ यूज़ हो सकता है। इकोनॉमी में यूज़ हो सकता है, मनी एंड मार्केट में क्रिप्टो का यूज़ हो सकता है। क्रिमिनल जस्टिस में इसका यूज़ कर सकते हैं। आपने जो डिजिटाइज़ेशन सुना होगा क्रिमिनल जस्टिस में कि किस तरीके से जो है आपके ई कोर्ट्स जो है लग रहे हैं, जिससे आपकी पेंडेंसी को कम किया जा सके और जो है एफिशिएंसी को जुडिशियल एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। तो इस तरीके से भी आपको सोचना है साइंस एंड टेक में। मल्टीपल डायमेंशन इसी तरीके से आपके बनेंगे, है ना? इस तरीके से आपको मल्टीपल डायमेंशंस को खोल रहा है अपने एसे में, जिससे आप मल्टीपल डायमेंशंस लिख पाओ और आपका एसे यूनिक बन पाए। भले ही क्वेश्चन साइंस एंड टेक का है, पर मैं यूज़ सब कुछ करूँगा। सब कुछ के बेसिस पे मैं जो है अपना आंसर लिखूँगा। फिर देखते हैं एनवायरनमेंट का। अब एनवायरनमेंट का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें मैं क्या-क्या लिखूँगा? सबसे पहले मैं इकोसिस्टम लिखूँगा। इकोसिस्टम में क्या लिखूँगा? मैं एबायोटिक कंपोनेंट्स लिख सकता हूँ। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? आपका लैंड हो गया, वाटर हो गया, है ना? एयर हो गया आपका और सॉइल हो गया। ये सब आपके जो है एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। इसमें टेम्परेचर भी आ जाएगा। है ना? इसका क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ग्लेशियर्स के मेल्टिंग की बात चल रही है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, तो उसमें जो है आपका एबायोटिक फैक्टर्स मतलब टेम्परेचर का क्या रोल है, उसमें सॉइल का क्या रोल है, आपको पीटलैंड एक चीज़ आपको पता होगी पीटलैंड होता है एक हमारा, है ना? जो कि सॉइल जो होती है वो आपकी
जो आइस में कैप्ड रहती है, आइस के ऊपर उसमें कैप्ड रहती है। फिर एयर का क्या इम्पैक्ट है, एयर वार्म हो रही है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लेशियर मेल्टिंग पे। वाटर का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि सी लेवल राइज़ हो रहा है क्या, है ना? लैंड का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, लैंड सबमर्ज हो रही है क्या? इस तरीके से आप एनवायरनमेंट के आंसर को एकदम स्पेसिफिक बना दोगे। है ना? आप वो बनाओगे कब? जब आपको ये चीज़ें पता होंगी कि इकोसिस्टम में मैं लिख क्या-क्या सकता हूँ। मैं एबायोटिक फैक्टर्स को भी डाल सकता हूँ, मैं बायोटिक फैक्टर्स को भी डाल सकता हूँ। है ना? अब एनवायरनमेंट में आप पॉल्यूशन का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो पॉल्यूशन को कोट करिए। है ना? पॉल्यूशन में क्या करेंगे? पॉल्यूशन में भी 2 टाइप से डिवाइड कर लीजिए कि भैया मैन मेड पॉल्यूशन क्या है, नेचुरल पॉल्यूशन क्या है। किस टाइप के पॉल्यूशन होते हैं, है ना? टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आप एक बार देख लीजिए कि वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, कई टाइप के पॉल्यूशन है, न्यूक्लियर पॉल्यूशन है, जो न्यूक्लियर वेस्ट से पॉल्यूशन होता है, वो भी पॉल्यूशन है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने पॉइंट्स को जनरेट कर सकते हैं। है ना? और ऐसे ही जब कंज़र्वेशन की बात आएगी बायोडायवर्सिटी की, तो आपको ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक एक्स सीटू करके होता है कंज़र्वेशन और दूसरा इन सीटू करके कंज़र्वेशन होता है। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है कंज़र्वेशन से रिलेटेड कि बायोडायवर्सिटी की कंज़र्वेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए, है ना? कि कुछ एक्स सीटू होता है और कुछ इन सीटू होता है ना? अगर आपको इतना बेसिक आइडिया है, तो आप एनवायरनमेंट का ऐसे बहुत शानदार लिख लोगे। ये भी आपके सेक्शन जो है बी में आता है। एनवायरनमेंट आपके सेक्शन बी में पूछा जाता है। शायद मेरे हिसाब से पहला या दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन मेरे हिसाब से हमेशा आपका एनवायरनमेंट से रहता है। तो ये डायमेंशन अगर आप एड्रेस कर दोगे, तो आपका ऐसे जो है बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल बन जाएगा। इसी प्रकार से सोसाइटी, जो सोसाइटी का क्वेश्चन आता है सेक्शन ए में। सेक्शन ए में जो दूसरा क्वेश्चन रहता है, वो मेरे ख्याल से सोसाइटी का रहता है ना? सोसाइटी में क्या लिखना है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स लिख दो, कॉजेज़ लिख दो, इंस्टीट्यूशंस लिख दो, कॉन्सिक्वेंसेज़ लिख दो। इसी बेसिस पे आप अपना सोसाइटी का आंसर लिख सकते हो। है ना? अगर कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ रहा है, ज्योग्राफी का अगर कोई ऐसे आ रहा है, तो उसको आप किस तरीके से एड्रेस करोगे? उसमें आप जियोमॉर्फोलॉजी लिखो। जियोमॉर्फोलॉजी में क्या लिखोगे? एंडोजेनेटिक प्रोसेस, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, प्लेट टेक्टोनिक्स लिखोगे आप, है ना? उसमें एजेंट्स लिखोगे, प्रोसेस लिखोगे, प्रोसेस में क्या लिखोगे? वेदरिंग लिखोगे, मास वेस्टिंग लिखोगे, है ना? इस तरीके से आप करोगे। क्लाइमेट में आप क्या लिखोगे? वो सारी चीज़ें, ये जो फैक्टर्स जो आपको मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को पॉलिटी के आंसर में या फिर पॉलिटी के ऐसे में लिखोगे, तो मज़ा नहीं आएगा, है ना? आप इनको ज्योग्राफी के पॉइंट्स में लिखोगे, तो आपको पॉजिटिवली एग्ज़ामिनर रिवॉर्ड करेगा। इसलिए आप इनको रट लो। अब जब इकोनॉमी का मैं ऐसे लिखूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड-19 जो है, उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो अब मैं ये वाला जब ऐसे लिखने जाऊँगा, तो सबसे पहले मुझे ग्रोथ पता होना चाहिए, है ना? जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? ये भी तो पता हो, पॉज़िटिव पड़ा है, नेगेटिव पड़ा है, के शेप्ड रिकवरी हुई है, वी शेप्ड रिकवरी हुई है, कौन सी रिकवरी हुई है? क्या इम्पैक्ट पड़ा? पॉज़िटिव पड़ा, नेगेटिव पड़ा, पता होना चाहिए। तभी तो आप पॉइंट बनाओगे अपना और एग्ज़ाम्पल भी पता हो, इकोनॉमी के उसमें एग्ज़ाम्पल भी पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2020, 2021 इसके अनुसार ऐसा है, इतनी ग्रोथ हुई, इतनी ग्रोथ नहीं हुई, ये सब चीज़ें। फिर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? कि इन्वेस्टमेंट एफडीआई कितनी हुई? एफडीआई पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा? एफआईआई पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा? इस तरीके से आपको पॉइंट्स जनरेट करने हैं ऐसे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, है ना? ये आपका दिमाग खोलने वाली चीज़ें हैं। मतलब अगर आप इकोनॉमी का आंसर लिख रहे हो तो बहुत ही जेनेरिक मतलब बहुत लोग ना बहुत जेनेरिक आंसर लिख के आते हैं ऐसे में और फिर सोचते हैं कि मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। है ना? मार्क्स तभी मिलेंगे जब आपके डायमेंशंस अलग-अलग होंगे। इकोनॉमी का ऐसे जो 700 वर्ड का होगा अगर मेरा एक पैरा ग्रोथ पे है, दूसरा पैरा इन्वेस्टमेंट पे है, तीसरा पैरा इंडस्ट्री पे है, चौथा मेरा फिर से आपकी जो है इन्वेस्टमेंट पे है। यो सॉरी इन्वेस्टमेंट एक दूसरी टाइप की इन्वेस्टमेंट है, एक तो ह्यूमन इन्वेस्टमेंट हो गई और एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गई। ह्यूमन इन्वेस्टमेंट में की जो स्किल्स वगैरह आती हैं वो सब आ जाएगा। ठीक है? ये ह्यूमन इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। एक पैरा मेरा एम्प्लॉयमेंट पे आ गया, एक मेरा फंड मोबिलाइज़ेशन पे आ गया, एक मेरा इंक्लूसिव ग्रोथ पे आ गया। सबका साथ हो रहा है या सबका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर मैं बजटिंग पे भी लिख रहा हूँ, फिर मैं पॉवर्टी पे लिख रहा हूँ, फिर मैं सब्सिडी पे लिख रहा हूँ, फिर मैं लिबरलाइज़ेशन पे लिख रहा हूँ, फिर मैं इंफ्रा पे लिख रहा हूँ। तो मेरी इकोनॉमी में डाइवर्सिटी कितनी आ गई, है ना? ये डाइवर्सिटी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी के ऐसे में अगर मेरे पास इतनी डाइवर्सिटी नहीं है, अगर मेरे पास सिर्फ़ 4 ही पॉइंट्स मुझे समझ आ रहे हैं, 4 ही मुझे डायमेंशन समझ आ रहे हैं, तो वो मेरे लिए लॉस वाली बात है। उससे मुझे लॉस होगा, कॉम्पिटिटिव लॉस होगा। मेरी जो मेरी मैच्योरिटी है इकोनॉमी के सब्जेक्ट को लेकर, वो सही से मैं एग्ज़ामिनर को दिखा नहीं पाऊँगा, है ना? वो मैच्योरिटी दिखाने के लिए मुझे ये सब पॉइंट्स पता होने चाहिए, है ना? एग्रीकल्चर में क्या? एग्रीकल्चर में बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस के बेसिस पे आंसर लिख सकते हो आप। अच्छा डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो आते हैं आपके ऐसे, उसको किस तरीके से डील करना है ना? उसमें सबसे पहले आप लिखोगे कॉजेज़ जो हमने डिस्कस किया था, नेचुरल कॉजेज़ लिखोगे, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ लिखोगे, है ना? फिर आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे करोगे, ये भी तो पता होना चाहिए। कुछ आप मिटिगेट करोगे, कुछ आप एडॉप्ट करोगे, फिर आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, रिकवरी क्या होगी, ये भी पता होना चाहिए आपको। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हो आप, ठीक है? एक तो प्री
डिज़ास्टर, ड्यूरिंग डिज़ास्टर और पोस्ट डिज़ास्टर आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मुझे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 नहीं पता, तो ये कितना बड़ा लॉस है आपके लिए, है ना? एग्ज़ामिनर को अगर ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं एग्ज़ाम में कि आपने ये सब चीज़ें कोट की हैं या नहीं की हैं, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कोट की है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड, है ना? नेशनल डिज़ास्टर आपकी जो फ़ोर्सेज़ होती हैं, वो आपने मेंशन करी हैं या नहीं करी हैं, ये सब चीज़ें। बहुत माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेंडाई फ्रेमवर्क जो है मैंने अगर उसमें कोट किया है या नहीं किया है, कि सेंडाई फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ऐसा होता है ना? आपने कोई रिपोर्ट, कोई डेटा कोट किया है या नहीं किया है? इंडिया में लैंडस्लाइड्स इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, कोई रिपोर्ट इसरो की कोई रिपोर्ट होगी, है ना? कि 10% या 15% एरिया जो है इंडिया का, वो वल्नरेबल है लैंडस्लाइड्स को लेकर। तो इस तरीके से आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट का आंसर इस तरीके से लिखना है। ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। अगर कोई सिक्योरिटी का क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप डाइवर्सिटी कैसे लाओगे? ये डाइवर्स पॉइंट है सिक्योरिटी के आपके। सिक्योरिटी में कैसे स्टेट एक्टर्स का क्या रोल है, नॉन स्टेट एक्टर्स का क्या रोल है, टेररिज्म का क्या रोल है, साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी कैसे काम करेगी, नेशनल जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी है, उसको कैसे उसका क्या इम्पैक्ट है, बॉर्डर सिक्योरिटी कैसे काम करेगी, सोशल मीडिया का कैसे मैनेजमेंट होगा, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म का कैसे काम चलेगा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कैसे, रोल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस क्या है, लॉज़ कौन से हैं। है ना? अगर कोई भी सिक्योरिटी का क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म का कोई क्वेश्चन आ गया, तो उसको मैं लिखूँगा कैसे? ऐसे का अगर कोई आ गया कि जो है अभी इंडिया का वैसे गोल है, ये क्वेश्चन बहुत प्रोबेबल है कि 31 मार्च डेडलाइन रखी है 2026 हमने, हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ये हमारी डेडलाइन है एमएचए की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। है ना? ये हमारी डेडलाइन है, तो इससे वो ऐसे पूछ सकते हैं कि क्या इसके चैलेंजेज़ हैं, क्या लिमिटेशंस हैं और क्या इसके वे फॉरवर्ड हैं। है ना? उसको कैसे आप आंसर करोगे? सिंपल, आप सबसे पहले बताओगे कि भैया लेफ्ट विंग एक्टिविज्म है क्या? व्हाट आर द कॉजेज़? है ना? अब इसका जो है क्रॉस लिंकेजेस करनी है आपको। इसमें सिक्योरिटी का फोर्सेस का रोल क्या है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ सीआरपीएफ? है ना? इसका क्या रोल है? स्टेट पुलिस का क्या रोल है? इंफ्रा का क्या रोल है ना? जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं उसका क्या रोल है? ह्यूमन इंटेलिजेंस का क्या रोल है ना? टेक इंटेलिजेंस का क्या रोल है? इस तरीके से आपका आंसर मल्टी डायमेंशनल बनेगा। इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में सोचना है। कौन से लॉज़ हैं जो प्ले में आते हैं? क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो है सपोर्ट है या फिर आपकी ट्राइबल्स को जो सिक्योरिटी मिलती है आर्टिकल 244 के अंदर वो क्या है? 6th शेड्यूल क्या है? 5th शेड्यूल क्या है ना? ये क्यों लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म हो क्यों रहा है? उसका आपको पता होना चाहिए कि माइनिंग जो होती है उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें। जो डिटेल्स हैं, डिटेल्स बहुत इम्पोर्टेंट है ना? बॉडी जो आपकी बनेगी ऐसे की उसमें ये सब डिटेल्स अगर नहीं होंगी तो मार्क्स आपके बहुत कम आएँगे। ये सब चीज़ें, ये आर्ग्यूमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है? और जैसे लिटरेचर का जो क्वेश्चन आएगा, तो उसमें किस तरीके से आप डील करेंगे? लिटरेचर में आप साइंटिफिक लिटरेचर बताएँगे, सेक्युलर लिटरेचर बताएँगे, रिलीजियस लिटरेचर बताएँगे और फॉरेन लिटरेचर बताएँगे। अब जैसे फॉरेन लिटरेचर आप कौन-सी बता सकते हैं? फॉरेन लिटरेचर सबसे पहले आप ग्रीको रोमन लिटरेचर बता दीजिए। ग्रीको रोमन में कौन-सी बताएँगे? मेगास्थनीज बना दीजिए आप इंडिका। इसकी किताब जो है इंडिका के बारे में बता दीजिए कि इंडिका कैसे हाइलाइट करती है इंडियन कल्चर को, इंडियन सोसाइटी को, इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन पॉलिटी को, है ना? इस तरीके से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आपको पता है लिटरेचर का। तो इस तरीके से पॉइंट्स बनाइए। इस तरीके से आप अपनी बॉडी को जो है ऐसे की बॉडी को बनाइए कि आप जो है डाइवर्स पॉइंट्स उसमें डाल सकें। फॉरेन अगर लिटरेचर की मैं बात कर रहा हूँ तो चाइनीज़ लिटरेचर भी मेरी आनी चाहिए, है ना? फाहियान की लिटरेचर आनी चाहिए, हुन सैंग की लिटरेचर आनी चाहिए, है ना? ये सब लिटरेचर्स आनी चाहिए आपके उसमें। फिर फॉरेन लिटरेचर में मैं अरब लिटरेचर की भी बात करूँगा, है ना? अरब लिटरेचर कौन-सी? इब्न बतूता ने क्या लिखा है ना? वो भी आपको पता होना चाहिए, डाइवर्सिटी पता चलती है इससे। एग्ज़ामिनर को पता चलेगा कि इसने चाइनीज़ लिटरेचर भी लिखा है, इसने ग्रीको रोमन लिटरेचर भी लिखा है और इसने अरब लिटरेचर भी लिखा है। अब इसके पास कितनी डाइवर्सिटी हो गई और कितने पॉइंट्स बन गए, है ना? एक पैरा आपका बन गया चाइनीज़ लिटरेचर, एक पैरा बन गया आपका अरब लिटरेचर और एक पैरा बन गया आपका ग्रीको रोमन लिटरेचर। तो आपको डाइवर्सिटी बहुत मिल गई। फिर आप रिलीजियस लिटरेचर के बारे में लिखिए। रिलीजियस लिटरेचर के बारे में क्या लिखेंगे? कि कुछ हिंदू रिलीजियस लिटरेचर होंगी, कुछ जैन रिलीजियस लिटरेचर होंगी, कुछ बुद्धिस्ट होंगी और कुछ इस्लामिक होंगी, है ना? कुछ आपकी सिख भी होंगी। तो ये लिटरेचर के बारे में लिखिए आप। इस तरीके से आप जो है मल्टीपल डायमेंशंस को जनरेट कर सकते हैं अपने ऐसे में। सेक्युलर लिटरेचर कौन-सी हैं? पंचतंत्र की जो आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी बचपन में। विष्णु शर्मा ने जो कहानियाँ लिखी हैं पंचतंत्र की, वो कहानियाँ सेक्युलर लिटरेचर में आएँगी। और कौन-सा सेक्युलर लिटरेचर है? कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा सेक्युलर लिटरेचर है आज इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे बड़ा लिटरेचर आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। जो कालिदास ने जो लिटरेचर लिखी है वो सेक्युलर लिटरेचर्स हैं। जो ड्रामाज़ लिखे हैं उसने वो सेक्युलर लिटरेचर का पार्ट है। इस तरीके से आप जो है अपने लिटरेचर वाले ऐसे को खोलेंगे। बॉडीज़ में ऐसे उसमें आप पार्ट्स जनरेट करेंगे। फिर आप साइंटिफिक लिटरेचर के बारे में भी लिख सकते हैं। क साइंटिफिक लिटरेचर में क्या लिखेंगे कि आर्यभट्ट ने क्या लिखा?
और उससे क्या पता चला, है ना? ज़ीरो का जो इन्वेंशन हुआ, उससे क्या फ़ायदा हुआ भारत को, इस तरीके से। और सोसाइटी में हम डिस्कस कर ही चुके हैं, सोसाइटी में आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, पॉपुलेशन के बारे में लिख सकते हैं आप सोसाइटी में, पॉपुलेशन में पॉवर्टी होती है, स्लम्स होते हैं, विमेन का क्या रोल है, विमेन की क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, जो चिल्ड्रंस हैं उनकी क्या पोजीशन है, एल्डरली पॉपुलेशन की क्या पोजीशन है, पॉवर्टी किस तरीके से है सोसाइटी में, क्या इनइक्वालिटी है ना? अर्बनाइजेशन का क्या रोल है और अर्बनाइजेशन किस तरीके से सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है, विमेन का क्या रोल है, ग्लोबलाइजेशन का क्या रोल है, सेक्युलरिज्म कैसे है इसमें, सोसाइटी और सेक्युलरिज्म कैसे लिंक्ड है, सोसाइटी और रीजनलिज्म कैसे लिंक्ड है ना? और जो कुछ मूवमेंट्स चलती थी, जैसे महाराष्ट्र में कुछ मूवमेंट चल रही है, कुछ कर्नाटक में मूवमेंट चल रही है ना? अदर अदर स्टेट्स में कुछ मूवमेंट्स चल रही हैं, वो मूवमेंट्स आपको पता हो, वो सब चीज़ें। तो सोसाइटी में ये पॉइंट्स आपके आने चाहिए, अगर आप सोसाइटी का आंसर लिख रहे हो तो, सोसाइटी का ऐसे लिख रहे हो तो, ये पॉइंट्स आपके जनरेट होने चाहिए, ठीक है? वल्नरेबल सेक्शंस के बारे में हमने देख ही लिया कि विमेन, चिल्ड्रन, एससी, एसटी, ओबीसी, एलजीबीटीक्यू, ये भी आना चाहिए, है ना? एलजीबीटीक्यू इज़ आल्सो अ वल्नरेबल सेक्शन, इसको हम भूल जाते हैं, इसको भी लिखना है ना? बाकी बच्चे लिखेंगे विमेन, चिल्ड्रन, एससी, एसटी, ओबीसी, एल्डरलीज़ और डिसेबल्ड पीपल के बारे में। आप लिख के आइए एक पैराग्राफ एलजीबीटीक्यू के बारे में, प्लस आपका वहीं के वहीं 5 मार्क्स हो जाएँगे, क्योंकि कुछ एग्ज़ामिनर को यूनिक तो मिले, उसको वही बोरिंग कॉपियाँ चेक करने को मिल रही हैं, कुछ यूनिक चीज़ अगर उसे मिलेगी, तो वो जो है आपको अवॉर्ड करेगा, वो आपको रिवॉर्ड करेगा। अच्छे मार्क्स देगा आपको। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर इसमें सॉल्यूशंस जब आप प्रोवाइड करोगे कि अगर जैसे विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है कि विमेन के खिलाफ जो है सोसाइटी में इतना वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस इतना हो रहा है, सेक्सुअल वायलेंस इतना हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन में आप इस तरीके की अप्रोच अपना सकते हैं जिससे आपका आंसर थोड़ा स्ट्रक्चरल लगे, आपका एक फ्लो लगे, एक लॉजिकल कोहेरेंस लगे, है ना? इस तरीके से आप पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बता दीजिए कि व्हाट आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू विमेन। सबसे पहले आपके प्रिएम्बल में क्या है? इक्वालिटी की बात की गई है, डीपीएसपी में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या है, फंडामेंटल राइट्स में क्या है। इस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को कोट करिए। उसके बाद आप लॉज़ का बताइए कि पॉस्को एक्ट भी है कोई करके, आपका पॉश एक्ट है एक, है ना? तो ये सारे एक्ट्स आपको पता होने चाहिए विमेन से रिलेटेड, है ना? फिर आपको कुछ स्कीम्स भी पता हो कि पीएम मातृ वंदना योजना क्या है ना? ये सब चीज़ें आपको पता हो। फिर आपकी कुछ कमीशंस हैं, विमेन की एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है विमेन की, वो आपको पता होनी चाहिए, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पता होनी चाहिए जो कि उनके संरक्षण के लिए काम कर रही है। कुछ पॉलिसीज़ आपको पता हो, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप वल्नरेबल सेक्शन का आंसर लिख सकते हो, ठीक है? अगर आईआर का कोई क्वेश्चन आ रखा है, तो उसको किस तरीके से तोड़ना है? आईआर बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआर भी आपका एक क्वेश्चन आएगा, सेक्शन ए से आ सकता है एक आईआर का क्वेश्चन, है ना? उसमें ये क्वेश्चन आईआर का आएगा। तो जो आईआर का क्वेश्चन है आपका, उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले आप कन्वर्जेंस ढूँढोगे, फिर आप डाइवर्जेंस ढूँढोगे और फिर आप कॉम्पिटिशन ढूँढोगे। कोई भी अगर टॉपिक पूछा है उन्होंने, तो अगर जैसे कोई 2 कंट्रीज़ के बीच की रिलेशन पूछ ली है, तो या तो आप कन्वर्जेंस पे बात करो कि भाई कन्वर्ट कहाँ कर रहे हैं हम दोनों, है ना? हम दोनों कन्वर्ज कहाँ कर रहे हैं, हम दोनों का मिडल ग्राउंड कहाँ मिल रहा है, उस पे बात कर लो। टेक में कोई कन्वर्जेंस होगा, क्लाइमेट चेंज में तो हम लोग जो है कोऑपरेशन करेंगे ही, इकोनॉमी में कोऑपरेशन करेंगे, जो है आपका ह्यूमैनिटेरियन जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें ह्यूमन राइट्स में आप कोलैबोरेट करेंगे, डेमोक्रेसी में कोलैबोरेट करेंगे, टेररिज्म पे तो कोलैबोरेट करना ही पड़ेगा, अकेले कोई भी नहीं रोक सकता। फिर कॉम्पिटिशन कहाँ है? अगर चाइना का क्वेश्चन आ जाता है तो इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन है, टेक में कॉम्पिटिशन है, जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है, जियो इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन है। ये टर्म्स आपके में आनी चाहिए, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है इंडिया की। ये टर्म जब तक आपके आंसर में नहीं आ रही है तब तक मज़ा नहीं आएगा, है ना? ये टर्म्स आनी चाहिए कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है हमारी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है हमारी। इस तरीके की टर्मिनोलॉजी आपके आंसर में दिखनी चाहिए। तभी तो पता लगेगा कि बच्चे के पास इंटेलेक्चुअल डेप्थ है। उसने आईआर का आंसर लिखा है, आईआर का ऐसे लिखा है उसने। ये इंटेलेक्चुअल डेप्थ आपको तभी दिखानी है। आपको पता मतलब कितनी भी पता हो, आपको आईआर की कितनी भी नॉलेज हो और अगर वो आपके ऐसे में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, डायमेंशंस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना? रिफ्लेक्ट तो आपको करानी पड़ेगी ना उसको, तो वो आपको रिफ्लेक्ट करानी है। फिर आपको नेबरहुड की भी बात करनी है, इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस की बात करनी है, इवेंट्स की बात करनी है, डायस्पोरा की बात करनी है ना? इंडिया कैसे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इंडियन ओशियन में, इसकी बात करो। इंडो पैसिफिक पॉलिसी की बात करो, जी-20 की बात करो, जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल डिप्लोमेसी जो चल रही है, जो हमने चीता का रीइंट्रोडक्शन किया है, उसको लेकर आओ अपने ऐसे में। वो एक आपको एज देगा, +2 की एज देगा आपको, क्योंकि इसको कोई नहीं लिखेगा। ज़ूलॉजिकल और बायोलॉजिकल डिप्लोमेसी को आईआर में कोई कोड नहीं करने वाला, क्योंकि इस इतना दिमाग ही नहीं जाएगा आदमी का। ठीक है, डेमोक्रेसी समिट हुई, उसके बारे में लिखिए, मिलिट्री कोऑपरेशन के बारे में लिखिए, मिलान जो आपकी एक्सरसाइज़ हो रही है, उसका कोड करिए। ये सब चीज़ें आपको लिखनी है, जिससे आपका एग्ज़ाम जो है, जो आपका एसे है, वो एनरिच्ड लगे।
अच्छा लगे, एग्ज़ामिनर को पढ़ के मज़ा आए, ठीक है? तो ये सारे के सारे हमने जो है डायमेंशंस डिस्कस कर लिए हैं। बाकी मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे आप खुद से एक बार एनालाइज़ कर पाएँ इसको। और ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी हुई हैं, लिटरेचर हो गया, स्वॉट हो गया, है ना? लाइफ साइकिल हो गया। अब जैसे कोई इंडियन नेशनल मूवमेंट या फिर फ्रीडम मूवमेंट पे अगर कोई क्वेश्चन आता है ऐसे में, तो उसको आप जो है उसकी लाइफ साइकिल के बेसिस पे कैसे आप जो एनालाइज़ कर सकते हो। सबसे पहले आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन कब हुआ? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन 1885 में हुआ, तो उसका आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या था? फिर उसके लीडर्स कौन थे, है ना? लीडर्स जो फाउंडिंग लीडर्स थे वो कौन थे? कोई ऑर्गेनाइज़ेशन थी क्या? है ना? नेशनल अवेकनिंग में किस तरीके से उसने हेल्प की? मास मोबिलाइज़ेशन में कैसे हेल्प की? एक्टिविज़्म में कैसे किया उसने? एक्शन क्या-क्या किया? ठीक है? नेगोशिएशन कैसे हुई? कन्फ्रंटेशन कैसे हुई? गोल्स क्या थे? इस तरीके के आपको जो है पॉइंट्स जो आपको आर्गुमेंट्स आने चाहिए एग्ज़ाम में। जैसे मैं एसडीजी अप्रोच की बात कर रहा था लास्ट टाइम, सारे मेरे नोट्स हैं, मैंने इसी अप्रोच का यूज़ करके ऐसे लिखे हैं। और मतलब आप भी अगर इसको यूज़ करेंगे तो आपको बॉडी पार्ट्स में जो आपका बॉडी है ऐसे की, उसमें कभी भी पॉइंट्स की कमी नहीं पड़ेगी, आपको डिफरेंट डायमेंशंस की कमी नहीं पड़ेगी, है ना? आर्ग्यूमेंट्स आपके फ्लो करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके ऑटोमेटिकली आर्ग्यूमेंट्स फ्लो करेंगे। अगर एनवायरनमेंट का ऐसे आ रहा है और एनवायरनमेंट में अगर मैंने वो अप्रोच बताई, आपने फॉलो कर ली, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिकली सारा फ्लो बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम कुछ कनेक्टर्स की बात कर रहे थे, थीम्स फॉर इंटरपैरा कनेक्टर्स, है ना? कनेक्टर्स किस तरीके से यूज़ करने हैं आप, जैसे मैं एक ऐसे में एक अगर मैंने पैराग्राफ लिखा कोई, उसके बाद मैं दूसरा पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, तो अगर वो थोड़ा-सा हैफ़ज़ार्ड ना लगे, वो एकदम बढ़िया से कनेक्ट होके आराम से जो है स्मूथली ट्रांज़िशन करे, एक फ्लो रहे उसमें, नेचुरल फ्लो रहना चाहिए। उसके लिए मेरे पास 15 थीम बेस्ड कनेक्टर्स हैं आपके लिए, जो कि आप नोट कर लेना उसको और अच्छे से जो है एग्ज़ाम में यूज़ करना। पहला है आपका क्वेश्चन बेस्ड कनेक्टर। पहला, अब जैसे हमने अगर पहले आपने ऐसे में आपने एक डायमेंशन डिस्कस किया सोशियोलॉजिकल डायमेंशन, तो आप क्या लिखेंगे? इज़ द सोशियोलॉजिकल डायमेंशन ऑल और देयर आर अदर डायमेंशंस एज़ वेल? है ना? ये क्वेश्चन पोज़ कर दिया आपने। तो अब क्या करेंगे, हम दूसरे पैराग्राफ में डिस्कस करना चालू करते हैं, लेट अस डिस्कस द पॉलिटिकल डायमेंशन। इससे आपने जो है स्मूथली ट्रांजिशन कर दिया क्वेश्चन के थ्रू। आपका एक पैरा खत्म हुआ सोशियोलॉजिकल वाला और आपने पॉलिटिकल डायमेंशन शुरू कर दिया क्वेश्चन पोज करके। दूसरा आपका जो है तरीका वो है लेट अस सी वाला। इसको याद रखना है, ये सब जो है ना कीवर्ड्स याद रखने हैं आपको एग्जाम में। हैविंग सीन द सोशियोलॉजिकल डायमेंशन, लेट अस सी द पॉलिटिकल डायमेंशन नाउ। इस तरीके से आप ट्रांजिशन कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग आवर पर्सपेक्टिव, ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है आपका तरीका है स्मूथली ट्रांजिशन करने का, कनेक्टर ही है ये भी। कैसे? हैविंग एक्सप्लोर्ड द सोशियोलॉजिकल डायमेंशन, एक्सपेंडिंग आवर पर्सपेक्टिव टू द पॉलिटिकल डायमेंशन रिवील्स सच एंड सच। इससे आप स्टार्ट कर सकते हो। शिफ्टिंग आवर फोकस, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिफ्टिंग आवर फोकस, while the sociological aspect are significant, shifting our focus to the political dimension highlights such and such. Delving into, ये भी इंपॉर्टेंट आपका एक कनेक्टर है। After delving into social impact, it is also crucial to examine the political ramifications. है ना? अब आपको समझ आ रहा होगा कि आपको अगर 3 ऐसे लिखने हैं, तो आप अगर सीधे-सीधे बस ये लिखोगे फर्स्टली, सेकंडली और थर्डली, तो कितना बोरिंग हो जाएगा एग्ज़ामिनर के लिए। एग्ज़ामिनर वही पढ़-पढ़ के आ रहा है, हर ऐसे में वही पढ़ा हुआ है उसने। तो आप अगर एग्ज़ामिनर को कुछ यूनिक नहीं दोगे, तो उसको मज़ा नहीं आएगा। एग्ज़ामिनर को जो है इंटरेस्ट आना चाहिए, उसको कुछ यूनिक चीज़ें मिलनी चाहिए, जिससे वो आपको एग्ज़ाम में मार्क्स रिवॉर्ड कर सके। ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। टर्निंग टू टर्निंग टू द पॉलिटिकल डायमेंशन वी फाइंड दैट, इस तरीके से आप ट्रांजिशन कर सकते हैं। ब्रॉडनिंग द डिस्कशन फ्रॉम सोशियोलॉजिकल टू पॉलिटिकल डायमेंशन वी नोटिस दैट दिस, इस तरीके से कर सकते हैं। A related dimension to this sociological discussion is the political aspect, which reveals so and so. From a different viewpoint, the political dimension also plays a crucial role. इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। कंसिडरिंग अनदर फेसेट, है ना? आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम 10 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशन पे हम कनेक्टर्स पे आ गए। आप एक ही चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ पे ये नहीं लिख रहे हैं पॉलिटिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन। आप डिफरेंट कीवर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। कंसिडरिंग अनदर फेसेट फ्रॉम अ डिफरेंट व्यू पॉइंट, अ रिलेटेड डायमेंशन, ब्रॉडनिंग द डिस्कशन, टर्निंग टू, डेल्विंग इनटू, शिफ्टिंग आवर फोकस, एक्सपांडिंग आवर पर्सपेक्टिव, लेट अस सी, क्वेश्चंस। इस तरीके से आपके 10 जो है कनेक्टर्स आ गए। और 5 कनेक्टर्स हैं मेरे पास आपके लिए, है ना? ये भी आपको कम पड़ रहे हैं तो 5 कनेक्टर्स और हैं आपके लिए। मूविंग बियॉन्ड, moving beyond the social perspective, the political dimension offers further insights. कितना इंटेलेक्चुअली डेप्थ लग रहा है इसमें, है ना? आपका ट्रांजिशन कितना स्मूथ हो रहा है, फ्लो कितना शानदार आ रहा है। यही हमें
+5 दिलाएगा एग्ज़ाम में। हर क्वेश्चन में अगर मेरे +5 अगर मेरे 30 आ रहे हैं या 35 आ रहे हैं मेरे, +5 हो जाए मेरे हर सेक्शन में, तो मेरे 15 मार्क्स हो गए और 15 मार्क्स इज़ इक्वल्स टू रैंक अंडर 20। आप सिलेक्शन का एक बार मार्क्स देख लेना, आपको ज़्यादा मार्क्स में डिफरेंस नहीं मिलेगा। 1 मार्क्स, 1.5 मार्क्स, 2 मार्क्स ये डिफरेंस रहता है। आप लिस्ट से बाहर, लिस्ट के अंदर, टॉप 20 में, ये डिफरेंस है और यहीं से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और कहीं से डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा। आप खुद वो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो। सो अगला जो हमारा कनेक्टर है वो है इंटीग्रेटिंग इनसाइट्स। फ्रॉम द सोशियोलॉजिकल डिस्कशन विद द पॉलिटिकल एनालिसिस वी ऑब्जर्व beyond the surface beyond the surface of sociological issues lies the political dimension। इस तरीके से आप कनेक्टर का यूज कर सकते हैं फ्रॉम अ डिफरेंट स्टैंड पॉइंट ट्रांजिशनिंग टू। इस तरीके से जो है आपका इस तरीके से आपके कनेक्टर्स हैं बॉडी में। आप इस तरीके के कनेक्टर्स यूज कर सकते हो स्मूथली ट्रांजिशन करने के लिए। तो एक बार हम जो है समरी देख लेते हैं कि हमने क्या क्या आज देखा हमारे ऐसे की बॉडी पार्ट में। उसके बाद जो है इसमें एक पेज ऐड आपके लिए मैं कर लेता हूँ जिससे क्या हो कि एक बेटर आइडिया मिल जाए। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन देख लिए हमने, ठीक है, 10 टाइप के। ठीक है, फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्लूजन देखे, 10 टाइप के कंक्लूजन्स देख लिए हम लोगों ने। ठीक है, फिर हमने देखा कि ऐसे को आपको लिखना कैसे है। एक बार मैं आपको वो भी ब्रीफ में बता देता हूँ कि ऐसे आपका फ्लो किस तरीके से करेगा, कोई एक आइडिया लग जाए, क्योंकि आपका जो है चौथा लेक्चर चल रहा है तो आपको एक आइडिया रहे कि आप पेपर में किस तरीके से अपने ऐसे को फ्लो कराएंगे। हम 7 पेजेस बना लेते हैं 700 वर्ड्स के लिए, जिससे आपको जो है एक ब्रीफ में आइडिया लग जाए कि आपका ऐसे फ्लो कैसे करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो आपके क्वेश्चंस लिखे होंगे 1, 2 एंड 3, सेक्शन ए के क्वेश्चंस लिखे होंगे। यहाँ से आप अपने ऐसे की शुरुआत करेंगे, अपना टॉपिक लिखेंगे। आपने अपना टॉपिक लिखा, यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। इंट्रोडक्शंस का पहला पैराग्राफ यहाँ तक लिखा आपने, दूसरा पैराग्राफ यहाँ तक लिख दिया और फिर आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया बताना। एक थीसिस स्टेटमेंट इसमें दे दिया आपने। थीसिस स्टेटमेंट दे दिया आपने। थीसिस स्टेटमेंट क्या है कि इन दिस ऐसे वी आर गोइंग टू डिस्कवर दिस एंड दैट। जो भी आप अप्रोच यूज करोगे ब्रेनस्टॉर्मिंग की, उस अप्रोच को मेंशन कर दिया। उसके बाद आपकी बॉडी जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक आप थीसिस स्टेटमेंट लिखोगे, उसके बाद यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। ये आप बॉडी पार्ट पे आ गए। ठीक है, इसी तरीके से आपकी बॉडी जो है मूव करेगी। डिफरेंट डायमेंशंस आपको लिखने हैं बॉडी में। और ये याद रखना है आपको कि इस तरीके से आपका ऐसे मूव करना चाहिए, है ना? ये जो तरीका जो आपको मैंने बताया कैम्ब्रिज स्टाइल ऑफ राइटिंग, उसको ही यूज़ करना है। पैराग्राफ्स को ऐसे प्लान करना है कि स्टार्टिंग यहाँ से हो और खत्म यहाँ पे हो जाए। स्टार्टिंग यहाँ से हो, खत्म यहाँ पे हो जाए। इसीलिए बॉडी में आप यहाँ तक मूव करते हुए आएँगे। फिर उसके बाद जो है आपका, अब यहाँ से जो आपके सेकंड लास्ट पेज है, 6th पेज और 7th पेज, इसको मैं बोलता हूँ पेनल्टीमेट। पेनअल्टीमेट। पेनल्टीमेट मतलब ये कि जब मैं कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ने वाला हूँ, तो इसमें मैं वे फॉरवर्ड दूँगा। वे फॉरवर्ड मतलब कि कोई सॉल्यूशन दूँगा या फिर इसमें सिंथेसिस दूँगा। जिससे क्या है एग्ज़ामिनर को लगे कि अब मैं जो है कंक्लूजन की ओर बढ़ रहा हूँ, अब मेरा कंक्लूजन आने वाला है। नहीं तो एग्ज़ामिनर को ये नहीं पता चलेगा ना कि आप जो है बॉडी से तुरंत कंक्लूजन पे आ गए। वो ट्रांज़िशन थोड़ा स्मूथ होना चाहिए, है ना? ट्रांज़िशन आपका स्मूथ होना चाहिए, बॉडी टू कंक्लूजन। तो यहाँ मैं पेनल्टीमेट दूँगा, मतलब वे फॉरवर्ड दूँगा, सॉल्यूशन दूँगा। है ना? ये आपके वे फॉरवर्ड हो गए, आपके सॉल्यूशंस हो गए। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना कंक्लूड कर दूँगा ऐसे। जो भी आपको बेहतर लगे, जो अप्रोच आपको अच्छी लगे 10 में से उसमें आप यूज़ कर लेना। यहाँ आप कोट कर सकते हो एंड में। यहाँ तक आपका कंक्लूज़न खत्म हो गया, एक कोट लिखा आपने, उस कोट वाले आदमी का नाम लिख दिया, खत्म। आपका काम सॉर्टेड। इस तरीके से आपको जो है अपना ऐसे लिखना है ना? और 2-3 तरीके होते हैं ऐसे को लिखने के। आपके 3 ऐसे हैं, तो आप 2 तरीके यूज़ करना, है ना? 2 तरीके यूज़ करना। एक तरीका यूज़ करना आप थीसिस स्टेटमेंट वाला। थीसिस स्टेटमेंट मतलब कि आप एक ऐसे में तो बताना कि आप बॉडी जब स्टार्ट करने वाले हैं, बॉडी वाला पैराग्राफ, तो आप उसमें बता देना कि मैं इस ऐसे में ये लिखने वाला हूँ कि पहले मैं लिखूँगा कॉजेज़, फिर मैं लिखूँगा कॉन्सिक्वेंसेज़ और फिर मैं बताऊँगा वे फॉरवर्ड। पहले ऐसे में आप सेक्शन ए में इस तरीके से जो है अपने ऐसे को लिख सकते हैं।
जब आप सेक्शन बी का ऐसे लिखेंगे, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप जो है थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। आप उसमें बताएँगे नहीं कि मैं क्या लिखने वाला हूँ। उसमें आप क्या करेंगे, हेडिंग्स बनाएँगे। स्मॉल-स्मॉल हेडिंग्स बनाएँगे। कॉजेज़, कॉजेज़ ऑफ जो है मेल्टिंग ग्लेशियर, या फिर टेक्नोलॉजी, टेक यहाँ पे लिखेंगे बून और बेन। इस तरीके से जो आपकी जो है कैची जो आप हेडिंग्स लिख सकते हैं, सब हेडिंग्स लिख सकते हैं, है ना? अब इसमें क्या लिखना है आपको, टेक्नोलॉजी क्या बून है या बेन है? दोनों साइड एक बार लिख देंगे आप, है ना? और फिर आप दूसरा जो लिखेंगे हेडिंग, वो लिखेंगे टेक में दी वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड। इस तरीके से आप हेडिंग का यूज़ कर सकते हैं, और इस वाले ऐसे में आप नहीं बताएँगे कि आप किस तरीके से जाने वाले हैं, है ना? वो एग्ज़ामिनर वहीं के वहीं अनफ़ोल्ड करेगा। ये 2 तरीके हैं आपके ऐसे लिखने के। एक में आपको थीसिस स्टेटमेंट लिखना है, एक में आपको थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखना है। एक में आपको सब हेडिंग्स लिखनी है, एक में आपको सब हेडिंग्स नहीं लिखनी है। इस तरीके से आप जो है डाइवर्सिटी मेंटेन कर सकते हैं। ये आपका बॉडी पार्ट खत्म हो गए, है ना? इस तरीके से आपको बॉडी में मूव करना है ऐसे कि। So today we have discussed in detail that how our narrow points should be and how our essay should look like. आपका ऐसे लुक मतलब जो आपकी ऐसे की आंसर शीट है, वो किस तरीके से दिखनी चाहिए। पहला पेज ऐसा दिखेगा, दूसरा ऐसा दिखेगा, ब्यूटीफुल लग रहा है ना? ये सुंदर लग रहा है दिखने में, सुंदर बहुत लगना ज़रूरी है। कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में, बट सुंदरता भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ऐसे जो है आपका इंग्लिश का कोई प्रोफ़ेसर चेक करेगा या फिर कोई मैम चेक करेंगी आपकी, है ना? उनको अगर इस तरीके की आपकी राइटिंग दिखेगी ना, इसमें +5 आपके ऑटोमैटिकली हो जाएँगे। कि आपने जो है कैम्ब्रिज स्टाइल ऑफ राइटिंग फ़ॉलो किया है या नहीं किया है। उससे आपके +5 हो जाएँगे तुरंत, है ना? आपने कंक्लूज़न पे डायरेक्टली जंप तो नहीं कर गए। आपने पेनल्टीमेट लिखा है कि नहीं लिखा है ना? कंक्लूज़न से पहले आपने वे फॉरवर्ड लिखा है कि नहीं लिखा है, ये भी आपको आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। आपने डाइवर्सिटी फ़ॉलो की है कि नहीं की है? ऐसे में आपने एक थीसिस स्टेटमेंट लिख लिया और एक में थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखा। एक में आपने सब हेडिंग्स लिख दी और एक में आपने सब हेडिंग्स नहीं लिखी। इस तरीके से आपको जो है अपना ऐसे मूव करवाना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आप जो है बॉडी में मूव कर सकते हैं ऐसे कि, और कैसे ट्रांजिशन कर सकते हैं, किस तरीके के आपके कनेक्टर्स यूज़ हो सकते हैं, किस तरीके के डायमेंशंस आ सकते हैं, है ना? आपको DAE अप्रोच भी समझ आ गई होगी, है ना? और आपको जो है कनेक्टर्स भी समझ आ गए होंगे, है ना? अब कल हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, कल का क्या हमारा एजेंडा है वो एक बार मैं देख लेता हूँ, फिर जो है कल आराम से अपन डिस्कस करेंगे थीम को। कल से हम लोग जो है थीम्स डिस्कस करने वाले हैं। जो डिफरेंट जो 30 थीम्स मैंने आपको बताई थी, 30 जो टॉपिक्स बताए थे आपको, वो डिस्कस करने वाले हैं हम कल से। है ना? कल हम 15 थीम्स डिस्कस करेंगे, 15 टॉपिक डिस्कस करेंगे कल। उसके बाद 15 टॉपिक्स हम फिर से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे। और उसके बाद हम 7th और 8th लेक्चर में ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि भाई इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए था इस वाले पीवाईक्यू में। इसमें बॉडी पार्ट्स में क्या-क्या वो आने चाहिए थे पॉइंटर्स, है ना? कंक्लूजन कैसा होना चाहिए था, कंक्लूजन में क्या लिख सकते थे, है ना? ऑन द बेसिस ऑफ दीज़ टॉपिक्स एंड पीवाईक्यूज़। फिर उसके बाद आपके लिए डाउट सेशन भी हमने रखा हुआ है, डाउट्स एंड सीक्रेट्स ऑफ एसे, ठीक है? तो मिलते हैं हम कल, कल डिस्कस करेंगे अपनी पहली थीम, जो 15 पहली थीम्स हैं, वो डिस्कस करेंगे कल, ठीक है? ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल।